नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं अन्नू कपूर आप सभी महानुभावों का वंदन करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं रेडियो के नंबर 1 शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। धन्यवाद। सबसे पहले लिस्ट आज की स्टोरीज की। आज पहली स्टोरी होगी जावेद अख्तर की। जावेद जब फिल्मों में किस्मत आजमाने बॉम्बे आए तो उनका एक ख्वाब था कि वो गुरुदत्त से मिले क्या, ये पता चलेगा आज। दूसरी कहानी है एक चाइल्ड आर्टिस्ट की। इस लड़की ने 9 साल की उम्र में पहली बार स्कूल जाना शुरू किया, और वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिफारिश पर। कौन थी ये चाइल्ड आर्टिस्ट, बताऊंगा आज की दूसरी कहानी में। तीसरे नंबर पर होगा हमारा रेगुलर सेगमेंट दिल ने फिर याद किया, और आज मैं याद करूंगा जयश्री टी को। चौथी कहानी होगी एक ऐसी कंपोजिशन की जिस फिल्म के लिए सबसे पहले कंपोज किया वो फिल्म बंद हो गई। फिर 13 साल बाद जब दोबारा इस धुन का इस्तेमाल एक और फिल्म में किया तो वो गाना फाइनल एडिटिंग में चॉप कर दिया गया। ये कंपोजिशन कौन सी थी इसके बारे में बताऊंगा और इसे सुनवाऊंगा भी आज। 5वें नंबर पर चुरा लिया है तुमने जो धुन को, और अंत में एक सवाल का जवाब। आज का सवाल है कि क्या फिल्म इंडस्ट्री के 3 प्रसिद्ध गीतकार हसरत जयपुरी, गुलजार और जावेद अख्तर एक साथ किसी फिल्म से जुड़े रहे हैं? तो ये सब जानने के लिए निकल पड़ते हैं आज के सुहाने सफर पर। लेट अस स्टार्ट द शो। पहली स्टोरी जावेद अख्तर और उनके एक सपने की। बचपन से ही जावेद ने तय कर लिया था कि वो फिल्मों में काम करेंगे, और इसको लेकर उनके मन में किसी भी तरह का कोई संशय नहीं था। लखनऊ, अलीगढ़ और भोपाल में कुछ वक्त गुजार कर वो पहुंचे अपनी मंजिल बम्बई। बम्बई में जिस तरह लाखों लोग कुछ सपने लेकर आते हैं, उसी तरह जावेद अख्तर भी जो सपने लेकर आए थे, उन्हीं में एक सपना था मशहूर फिल्म निर्माता, निर्देशक, एक्टर गुरुदत्त से मिलने का सपना। जावेद अख्तर गुरुदत्त के साथ जुड़ना चाहते थे, उनसे काम सीखना चाहते थे। 4 अक्टूबर 1964 रविवार का दिन अपने ख्वाबों को सजाए हुए जावेद बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन पर उतरे। यूं तो बॉम्बे में उनके फादर जानिसार अख्तर का घर था। जानिसार अख्तर उस वक्त तक फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक जगह बना चुके थे, मगर यहां मैं आपको बता दूं कि 8 बरस की उम्र में जब माता सफिया अख्तर का साया जावेद के सर से उठ गया और पिता ने दूसरी शादी कर डाली, तब से बाप बेटे के रिश्तों में कड़वाहट आ गई थी। इसलिए दोनों एक दूसरे से छिटके दूर ही रहे। बॉम्बे आने के 6 दिन बाद ही जावेद ने अपने वालिद का घर छोड़ दिया। 6वां दिन एक और बड़ा सदमा देकर गया। 6वां दिन यानी 10 अक्टूबर 1964 का दिन। एक तो पिता का घर छूट गया, सड़क पर आ गए, और दूसरी तरफ उनके जीवन का एक और सपना भी टूट गया। जिस ग्रेट गुरुदत्त से मिलने का ख्वाब लिए वो बॉम्बे आए थे, जिस ग्रेट गुरुदत्त के साथ वो काम करना चाहते थे, वो गुरुदत्त भी 10 अक्टूबर 1964 को चले गए हमेशा के लिए। जावेद अख्तर का ख्वाब कभी भी पूरा ना हो सका। बाल कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू करने वाली डेजी ईरानी ने बचपन से ही नाम और पैसा कमाना शुरू कर दिया था, पर इसकी वजह से उन्हें 2 चीजों से वंचित होना पड़ा। एक तो था उनका बचपन, वो अपने बचपन को खुलकर जी नहीं पाई, और दूसरी एजुकेशन, पढ़ाई। 3 साल की उम्र से ही 3-3 शिफ्टों में काम करने के कारण वो पढ़ाई शुरू ही नहीं कर पाई। 1957 में एक फिल्म आई AVM की, हम पंछी एक डाल के। इसके डायरेक्टर थे PL संतोषी। 1958 में 5वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में इस फिल्म को प्राइम मिनिस्टर्स गोल्ड मेडल फॉर द बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म के अवार्ड के लिए चुना गया। इस फिल्म के पुरस्कार को लेने के लिए डेजी ईरानी भी टीम के साथ दिल्ली पहुंची। डेजी ईरानी इस समय लगभग 8-9 साल की रही होंगी। 16 अप्रैल 1958 को समारोह के दौरान डेजी मिली चाचा नेहरू से। जब नेहरू जी ने पूछा कि तुम कौन सी कक्षा में पढ़ती हो, तो डेजी की मां ने बताया कि बिजी रहने के कारण इसकी पढ़ाई शुरू ही नहीं हो पाई है।
नेहरू जी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है। डेजी की माँ ने कहा, अब इस उम्र में स्कूल में एडमिशन मिलना मुश्किल होगा। नेहरू जी ने कहा, मैं चिट्ठी लिख देता हूं, इससे तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा। डेजी की माँ ने बंबई पहुंचकर अपनी बेटी के लिए स्कूल में दाखिले की कोशिशें की। बहुत कोशिशों के बाद एक स्कूल में नेहरू जी की चिट्ठी की वजह से सीधा चौथी क्लास में दाखिला मिल गया। एडमिशन तो नेहरू जी की वजह से मिल गया, लेकिन पढ़ाई तो डेजी को खुद ही करनी थी। डेजी का मन पढ़ाई से ज्यादा शरारतों में लगता था। सो चौथी क्लास को ही उन्होंने 3 ईयर डिग्री कोर्स बना लिया, यानी 3 साल तक डेजी चौथी क्लास में ही टिकी रही। बड़ी होने के बाद एक बार निर्देशक मुकुल एस आनंद ने डेजी से पूछा कि तुम्हें याद है मैं 4th क्लास में तुम्हारे साथ पढ़ता था? डेजी ने तुरंत पूछा, किस ईयर में? मुकुल आनंद इस सवाल से हैरान हो गए। तब डेजी ने समझाया कि मैं तो 3 साल तक 4th क्लास में ही बनी रही, तुम कौन से साल की बात कर रहे हो? बहरहाल 3 कोशिशों के बाद चौथी क्लास में ही डेजी ने पढ़ाई छोड़ दी। चौथी क्लास से शुरू करके वहीं पर ख़त्म हो गया मामला। पर उनके बड़े भाइयों ने उनकी मदद की अंग्रेज़ी सीखने में। वो उन्हें इंग्लिश कॉमिक्स ला कर देते, जिन्हें पढ़ने से उनकी अंग्रेज़ी में सुधार होता गया। भाइयों ने इंसिस्ट किया कि डेजी उनके साथ सिर्फ इंग्लिश में ही बातें करें, और आज डेजी फ्लुएंट इंग्लिश बोलती हैं। एकेडमिक पढ़ाई नहीं होने के बावजूद उनकी दुनियादारी की समझ में कोई कमी नहीं है। फिल्म करियर के ढलान पर अब वो अपना एक्टिंग स्कूल सक्सेसफुली चला रही हैं। 1953 में जन्मी जयश्री तलपड़े को हम जयश्री टी के नाम से जानते हैं। उनके माता पिता दोनों मराठी स्टेज के कलाकार थे, पर अपने परिवार से फिल्मों में आने वाली वो पहली सदस्य थीं। उन्होंने अपना फिल्मी करियर शुरू तब किया जब वो केवल 5 साल की थीं। फिल्म थी गूंज उठी शहनाई। इस फिल्म के अलावा उन्होंने जमीन के तारे, प्यार की प्यास और संगीत सम्राट तानसेन में भी बाल भूमिकाएं की। इसके बाद जयश्री टी और उनकी बड़ी बहन मीना टी ने कथक सीखना शुरू कर दिया और उसके बाद डांसर के रूप में इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना ली। जयश्री टी पढ़ाई में बहुत अच्छी थीं, इसलिए डॉक्टर बनना चाहती थीं। निर्देशक अमित बोस अपनी फिल्म अभिलाषा के एक डांस सीक्वेंस के लिए एक ऐसी एक्ट्रेस की तलाश में थे जो अच्छी डांसर भी हो। फिल्म के कोरियोग्राफर हरमिंदर ने जयश्री टी का नाम रेकमेंड किया और बात की जयश्री के फादर से। फादर उन्हें स्कूल से सीधे ही रूप तारा स्टूडियोज ले गए। इस फिल्म के बाद आने वाली फिल्मों में वो एक डांसर के रूप में एस्टैब्लिश हो गई, पर उन्हें हीरोइन के रोल नहीं मिले। लेकिन जयश्री को इस बात का कभी कोई मलाल नहीं रहा। उन्हें जो भी मिला उन्होंने एक्सेप्ट किया, एंजॉय किया और पूरी ईमानदारी के साथ उसे निभाया। हाँ, एक फिल्म को लेकर जरूर उनके दिल में हल्की सी तलखी बाकी है। हुआ ये कि मोहन सहगल ने उन्हें फिल्म सावन भादों में हीरोइन के लिए साइन किया था, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि जयश्री मॉडर्न लड़की के रोल के लिए ज़्यादा ठीक रहेगी, माकूल रहेगी, और गांव की लड़की के लिए रेखा ठीक रहेगी। इसलिए दोनों का रोल बदल दिया गया और यही फिल्म रेखा के लिए टर्निंग पॉइंट बन गई। जयश्री मानती हैं कि रोल बदला नहीं जाता तो शायद कहानी आज कुछ और ही होती। इसके बाद वैम्प, साइड हीरोइन, हीरो की बहन और डांसिंग रोल ही मिलते रहे। लेकिन खिलौना, जुगनू, ज्वार भाटा, कैदी, शर्मीली, घर घर की कहानी में उनके रोल्स खास तौर पर पसंद किए गए। चलते चलते मैं आपको बता दूं उनके अनयूजुअल नाम जयश्री टी के बारे में। जब जयश्री फिल्मों में आई तो मराठी और हिंदी फिल्मों में पहले से ही 2 जयश्री सक्रिय थीं, जयश्री शांताराम और जयश्री गढ़कर। और फिर उन्हें यह भी लगा कि तलपड़े सरनेम भी बोलने में अजीब सा लगेगा, इसलिए उन्होंने अपना नाम जयश्री टी कर लिया। हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, मारवाड़ी, पंजाबी, हरियाणवी, सिंधी, बंगाली, उड़िया, असमी, गढ़वाली, गुजराती
और भोजपुरी, इतनी सारी भाषाओं की फिल्मों में उन्होंने काम किया। उन्हें दर्शकों का भरपूर प्यार मिला है, पर सबसे बड़ा इनाम वो मानती हैं हेलन के आशीर्वाद को। जब हेलन से पूछा गया कि आपके बाद कौन, तो हेलन ने जवाब दिया, जयश्री टी। जयश्री जी की प्रतिभा को सलाम करते हुए आइए सुनवाता हूं मैं आपको उन पर ही पिक्चराइज्ड फिल्म शर्मीली का ये गीत, रेशमी उजाला है मखमली अंधेरा। आर.डी. बर्मन की पहली फिल्म हम जानते हैं छोटे नवाब। इसी प्रोग्राम में हम बात कर चुके हैं कि इस फिल्म से पहले 1959 में आर.डी. बर्मन को गुरुदत्त ने साइन किया था फिल्म राज के लिए। संगीत पर भी काम शुरू हो चुका था। आर.डी. बर्मन की पहली फिल्म थी, इसलिए वो बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत कॉन्शियस थे। कुछ बहुत सुरीली और खूबसूरत धुनें तैयार कर रखी थीं। इन धुनों में से एक गाना हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में रिकॉर्ड भी कर लिया गया था, लेकिन किसी कारण से फिल्म बंद हो गई और आर.डी. बर्मन का करियर शुरू होने से पहले ही रुक गया। आर.डी. को तो जल्दी ही महमूद की फिल्म मिल गई, छोटे नवाब। यह पहला ब्रेक था। पर उस गाने का क्या हुआ जो फिल्म राज के लिए हेमंत और लता की आवाज में रिकॉर्ड हो चुका था। फिल्म छोटे नवाब में फिल्म राज के लिए बनाई गई दो दूसरी कंपोजिशन का इस्तेमाल आर.डी. ने कर लिया। एक कंपोजिशन घर आजा घिर आए बदरा सवरिया और दूसरी चुरा के दिल बन रहे हो भोले, जैसे कुछ जानते नहीं। लेकिन जो गाना हेमंत कुमार और लता की आवाज में रिकॉर्ड किया गया था, उसकी धुन को पंचम ने दोबारा इस्तेमाल किया 1972 की फिल्म बॉम्बे टू गोवा के लिए। राजेंद्र कृष्ण के खूबसूरत बोलों से गाना और निखर आया। इस बार गाना किशोर कुमार और लता की आवाज में रिकॉर्ड किया गया था और शूट भी कर लिया गया। गाने के बोल थे, तुम मेरी जिंदगी में कुछ इस तरह से आए, भूला सा ख्वाब जैसे सच हो के मुस्कुराए। पर कंपोजिशन का दुर्भाग्य देखिए, ये गाना फिल्म बॉम्बे टू गोवा की फाइनल एडिटिंग में कट गया और पर्दे तक आ ही नहीं पाया। लेकिन ये गाना इंटरनेट पर अवेलेबल है और इस बेहतरीन नगमे को हम आसानी से सुन सकते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको एक धुन सुनवाई थी। आपको पहचानना था कि वो हिंदी गाना जो इस धुन से इंस्पायर्ड है। चलिए एक बार फिर धुन सुनवाता हूं। जी कुछ याद आया जी? कौन सा बताए? सायोनारा नारा वादा निभाऊंगी, सायोनारा इठलाती और बल खाती, कल फिर आऊंगी, सायोनारा सायोनारा बिल्कुल सही पहचाना। थोड़ा सा पार्ट वहां से लिया गया है और बाद में लव इन टोक्यो की इस कंपोजिशन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है। तो जिस ओरिजिनल धुन को आपने सुना, ये कंपोजिशन है इंग्लिश कंपोजर और पियानिस्ट एल्बर्ट कैटलबी की। जॉर्ज हेनरी कैटलबी और सारा एन एस्टन के बेटे एल्बर्ट कैटलबी का जन्म बर्मिंघम में 9 अगस्त 1875 को हुआ था। ये जो धुन बजी और जिसको आपने पहचाना, वो कैटलबी की एक पॉपुलर कंपोजिशन इन ए पर्शियन मार्केट के प्रिल्यूड का बिगिनिंग का पार्ट है। ये कंपोज किया गया था 1920 में। धुन के इस हिस्से से इंस्पायर्ड है आज का हमारा हिंदी गाना सायोनारा। कोरस जहां शुरू होता है, उसके बाद शंकर जयकिशन ने उसको थोड़ा सा मोड़ दे दिया उस तरह से। ये फिल्म लव इन टोक्यो का गाना है जो हिंदी गाना है। फिल्म प्रमोद चक्रवर्ती ने बनाई थी, 1966 की फिल्म है। फिल्म के मुख्य कलाकार थे जॉय मुखर्जी, आशा पारेख, महमूद और प्राण। गीतकार थे हसरत जयपुरी और एक गाना शैलेंद्र जी ने लिखा था और संगीत था शंकर जयकिशन का। और अब बारी है नवी मुंबई के मिर्जा मसूद बेग के सवाल के जवाब की। उन्होंने पूछा कि क्या फिल्म इंडस्ट्री के 3 मशहूर गीतकार हसरत जयपुरी, गुलजार और जावेद अख्तर ने कभी किसी एक फिल्म में साथ काम किया है?
तो जनाब, इन तीनों ने एक साथ गीतकार के रूप में तो कभी किसी फिल्म में काम नहीं किया है, पर एक फिल्म ऐसी है जिसमें ये तीनों अलग अलग रूप से भूमिकाओं में जुड़े रहे। फिल्म थी 1971 की जीपी सिप्पी द्वारा निर्मित और रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित, जिसका नाम अंदाज। अंदाज फिल्म की स्टोरी लिखी थी सचिन भौमिक ने, डायलॉग लिखे गुलजार साहब ने, सदाबहार गीत लिखे हसरत जयपुरी ने, और स्क्रीन प्ले में नाम आता है सलीम जावेद का। इस तरह से ये तीन नाम एक ही फिल्म में जुड़ गए, एक ही फिल्म से उनका एसोसिएशन रहा। सलीम जावेद का स्क्रीन प्ले डिपार्टमेंट में, हसरत साहब का गीतों के डिपार्टमेंट में, गुलजार साहब का डायलॉग में। मुझे उम्मीद है कि आपको सवाल का जवाब संतुष्टि दे गया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, प्रोग्राम वही होगा। मैं हूँगा आपका मित्र अन्नू कपूर। दुआओं में याद रखें। जय हिंद, वंदे मातरम। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।